निर्वाचन आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में एक चरण में विधानसभा चुनाव होगा, 10 मई को मतदान होगा और वहीं 13 मई को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में 5.21 करोड़ मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़ है। बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। राजधानी दिल्ली में आज शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसको खरी खोटी सुनाई। अजीत डोभाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का आतंकवाद एक गंभीर खतरा है। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। अजीत डोभाल ने साफ कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल के लिए अपने दायित्व को भी पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के किसी भी काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। पंजाब में अचानक पुलिस की गतिविधियां बढ़ गई हैं। मीडिया में आ रही जानकारी के अनुसार वारिस पंजाब के प्रमुख और अलगाववादी समर्थक अमृतपाल सिंह आज आत्मसमर्पण कर सकता है। ऐसे में पंजाब पुलिस ने जनता से अमृतपाल सिंह के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की है। पुलिस द्वारा अमृतपाल की उम्र और उसके हुल्ले के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए नोटिस भी लगाया गया है। बता दें कि 18 मार्च को पंजाब पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए की गई कार्रवाई के बाद से वह फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांधी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया और जब कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है तो कह रही है कि कोर्ट ही गलत है। राहुल गांधी को लगता है कि इस देश पर शासन करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि राहुल गांधी हक की राजनीति करते हैं। वह सोचते हैं कि चूंकि वह एक निश्चित परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए वह संविधान, अदालत और संसद से ऊपर हैं। वह यह भी सोचते हैं कि वह भारत के संविधान से ऊपर है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रगान का अपमान करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक शिकायत मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और ममता बनर्जी की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि यह मामला दिसंबर 2021 का है। अपनी मुंबई यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रगान चालू रहते ही मंच छोड़कर चली गई थी। इस मामले में मुंबई के बीजेपी पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर हिंसक विरोध और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कड़ी निंदा की है। उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि राजनयिक मिशनों और राजनयिकों की सुरक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है और हम ऐसे हमलों की निंदा करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पटेल ने कहा कि हिंसा कभी भी विरोध का स्वीकार्य रूप नहीं है। हमारे वियना कन्वेंशन दायित्वों के अनुरूप विभाग संघीय, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय सहित सभी उचित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि इन सुविधाओं और उनके भीतर काम करने वाले राजनयिक व्यक्तियों की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा की जा सके। पर्यटन मंत्रालय द्वारा मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीति बनाने और विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस चिंतन शिविर के तहत विभिन्न श्रेणियों में पर्यटन क्षेत्र के लिए पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। इस अवार्ड फंक्शन में गुजरात के 2 कैटेगरी के तहत अवार्ड मिला। वडनगर में शर्मिष्ठा झील के वॉच टावर स्थित व्याख्या केंद्र को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या केंद्र की श्रेणी में पुरस्कार मिला। साथ ही बेस्ट साउंड एंड लाइट शो की श्रेणी में गुजरात को उपविजेता का पुरस्कार मिला। गुजरात के पर्यटन मंत्री मुलू भाई बेरा ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से पुरस्कार प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने वित्तीय वर्ष योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में जीडीपी को दोगुना किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि सभी 20 जिलों में जिला दिव्यांगत पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही विमेन एम्पावरमेंट के लिए महिला शक्ति केंद्र, ट्राइबल समुदाय के छात्रों के लिए इस वित्त वर्ष में 24 हॉस्टल के साथ नोमैडिक ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए 7 ट्रांजिट एकोमोडेशन स्थापित किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में लगने वाली औद्योगिक इकाइयों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत वैश्विक निवेश सम्मेलन में निवेश करार करने वाले सुपर मेगा व अल्ट्रा मेगा इकाइयों को फास्ट ट्रैक आधार पर बिना नीलामी के भूमि आवंटित की जाएगी, जिसके लिए औद्योगिक विकास विभाग नियमावली तैयार कर रहा है। बता दें कि सम्मेलन में प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास नीति में 500 से 3000 करोड़ निवेश वाली इकाइयों को सुपर मेगा और 3000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को अल्ट्रा मेगा श्रेणी में रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील में आयोजित समारोह में 422 करोड़ रुपए की लागत से 329 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 1546 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विधानसभाओं में 461 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो वहीं सीएम योगी श्री गांधी किसान इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर जिले के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। यहाँ चीनी मिल में एथेनॉल बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ की चीनी को देश विदेश तक भेजने की व्यवस्था बनाई जा रही है। रोजगार के संसाधन दिए जाएंगे, जिससे बच्चे बाहर जाने के बजाय अपने ही जिले में रोजगार पा सके। रामनगर के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ सबसे पहले अष्टमी के मौके पर गोलापार स्थित नेप संस्थान में कन्या पूजन किया। इसके बाद रामनगर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने 28 करोड़ की लागत से रोडवेज पोर्ट, पॉलिटेक्निकल भवन, नंदा लाइन सौंदर्यीकरण और बहुमंजिल पार्किंग स्वीकृत योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रामनगर में शुरू हुए G20 सम्मेलन में कई देशों व शीर्ष संस्थानों में प्रतिनिधियों का देवभूमि पहुंचने पर आभार जताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि यह स्वर्णिम अवसर विश्व फलक में उत्तराखंड को नई पहचान देने वाला साबित होगा। भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का कुल निर्यात 750 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है और यह उपलब्धि आजादी के 75वें वर्ष में हासिल हुई है, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2022 मार्च 2023 में भारत का कुल निर्यात 15% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर्स में से एक लियोनेल मेसी हर मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। ऐसे में 28 मार्च को अर्जेंटीना और कोरासाओ के बीच खेले गए फ्रेंडली मुकाबले में मेसी ने हैट्रिक दर्ज कर इतिहास रच दिया। उन्होंने मैच में अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हुए 100 गोल पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वे पहले अर्जेंटीना के खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि अर्जेंटीना की टीम ने इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में कोरासाओ को 7-0 से हरा दिया। मैच में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 3 गोल दागे। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। आईपीएल 2023 में ऋषभ की जगह बंगाल के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल किया गया है। चोटिल होने की वजह से पंत इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन से बाहर हो गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के नियमित कप्तान मौजूदा समय में चोट से उबर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में डेविड वार्नर को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि अक्षर पटेल उप कप्तान की भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 7,432 त्वरित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसकी स्वीकृति इलेक्ट्रिक वाहनों को शीघ्र अपनाने और उनके निर्माण से जुड़ी फेम योजना के दूसरे चरण के तहत की गई है। उद्योग मंत्रालय ने पहली किस्त के तहत 560 करोड़ रुपए यानी कुल राशि का 70% 3 कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को जारी किया है। बता दें कि फिलहाल देश में कुल 6,585 चार्जिंग स्टेशन है। नए 7,432 स्टेशनों से ईवी के चार्जिंग का नेटवर्क बढ़ेगा। वहीं सरकार ने इसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। देश में मध्यम आय और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से सरकार आयुष्मान भारत योजना का दूसरा चरण आयुष्मान योजना 2.0 की तैयारी कर रही है। इस योजना के जरिए सरकार देश के करीब 40 करोड़ लोगों का मुफ्त में इलाज करेगी, जिसके लिए नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय जनसंख्या के इस वर्ग को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए प्रस्तावित योजना की रूपरेखा पर काम कर रहा है। बता दें कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना कम आय वाले लोगों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए
5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। बाहुबली फिल्म में चर्चित साउथ एक्टर प्रभास, बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, कृति सेनन समेत 10 लोगों को जिला उपभोक्ता आयोग नोटिस जारी कर मुजफ्फरपुर में पेश होने का आदेश दिया गया है। बता दें कि 16 जून को वाल्मीकि रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। पिछले वर्ष अक्टूबर में फिल्म का एक टीजर जारी किया गया था, जिसके खिलाफ मुजफ्फरपुर के सदर थाने के परशुरामपुर फरदो गोला निवासी जगदीश सिंह ने 11 अक्टूबर 2022 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। उन्होंने फिल्म में भगवान श्री राम, माता सीता व हनुमान को गलत तरीके से चित्रण करने का आरोप लगाया था।